सभी को जय श्री राम। इतने धीरे से माननीय रमन सिंह जी हमारे साथ है, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और लॉन्ग टर्म सर्विंग सीएम और आज विधानसभा के अध्यक्ष। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ ये मुख्यमंत्री रहते हुए भी इंटरव्यू हुआ था और अभी आप विधानसभा के सभापति है, ये वाला भी इंटरव्यू मैं कर रहा हूं और इसके बाद वाला भी जो पद है वहां पर भी आप जाए और उसका भी हम इंटरव्यू करें। भाई छत्तीसगढ़ को कुछ राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा प्रतिनिधित्व चाहिए कि नहीं, तो अपने लोगों के पीछे खड़े होते जाओ। तो आपका स्वागत है। अब निखरता छत्तीसगढ़ ये विषय रखा है हमने और इस निखार का प्रारंभ आपने किया था और अब वर्तमान मुख्यमंत्री उसको और निखार रहे हैं। कैसा लगता है आज छत्तीसगढ़ की तरफ देख के? आप हाँ। आपका चौहान जी स्वागत है छत्तीसगढ़ में। और सुदर्शन न्यूज लगातार छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ की आवाज और छत्तीसगढ़ के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर में पहुंचाने का काम लगातार आपकी टीम कर रही है। छत्तीसगढ़ की भाषा, संस्कृति, बोली और छत्तीसगढ़ के जो कुछ विकास के काम हो रहे हैं उसको राष्ट्रीय स्तर में स्थापित करने में सुदर्शन न्यूज की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए मैं पहले बधाई आपको देता हूं। मुझे याद है जब मैं आपके पास आया था तब आपने कहा था कि सुरेश जी, हम लोगों की ये व्यथा रहती है कि जो नेशनल चैनल है वो केवल दिल्ली दिल्ली और बड़े बड़े राज्यों को दिखाते हैं जहां ज्यादा लोकसभा सीट है, हमारे जैसे राज्यों को नहीं दिखाते। तो मैंने आपको तब कहा था कि हम छत्तीसगढ़ को दिखाएंगे और आज आप इसको रिकॉग्नाइज करें, इसलिए हम भी आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हम राष्ट्र सर्वप्रथम कहते हैं, राष्ट्र के विकास की बात करते हैं और किसी राज्य के बगैर हमारे राज्य जब तक विकसित नहीं बनेंगे राष्ट्र कैसा बनेगा। और आपने जब अपने परिश्रम से और पराक्रम से इस राज्य को इतना आगे लेके जाने का काम किया आपके कार्यकाल में, तो हम तो बस उसको बताने का काम क्यों नहीं कर सकते, हम करें। आपका प्रश्न निखरता छत्तीसगढ़ 25 साल की यात्रा हम छत्तीसगढ़ की कर चुके हैं। 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना के बाद अभी 1 नवंबर छत्तीसगढ़ के यात्रा के 25 साल रजत जयंती वर्ष पूरे हो रहे हैं। और सौभाग्य ये है कि इस रजत जयंती वर्ष में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा के लोकार्पण पे आ रहे हैं, जिसका प्रारंभ आपने ही किया था। और उस भवन का निर्माण पूरा हो चुका है नए रायपुर में। और हम नए विधानसभा में इस 25 साल की यात्रा में हम उस विधानसभा में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये यात्रा छत्तीसगढ़ की, यदि 2000 की कल्पना से मैं शुरुआत करूं तो छत्तीसगढ़ पलायन करने वाला राज्य, छत्तीसगढ़ जहां भूख से मौत होती थी, छत्तीसगढ़ जहां गरीबी थी, कुपोषण था, वो छत्तीसगढ़ जिसको ऐतिहासिक दृष्टि से कहूं तो कभी छत्तीसगढ़ का ये भूभाग दंडकारण कहला करता था। भगवान राम के चरण स्पर्श यहाँ पे, यहाँ के पैर की निशान है भगवान राम के। माँ कौशल्या की नगरी है छत्तीसगढ़। तो ये दंडकारण से छत्तीसगढ़ निर्माण की प्रक्रिया में सीपीएन बरार का हिस्सा रहा। अंग्रेजों के जमाने में राजधानी नागपुर हुआ करती थी, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी उस समय नागपुर था और नागपुर से गवर्न होता था अंग्रेजों के जमाने में। भाषा के आधार में जब प्रांतों का गठन हुआ तो हम मध्य प्रदेश के हिस्सा हो गए। तो कभी नागपुर, कभी मध्य प्रदेश, और उसके बाद 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। एक लंबी यात्रा हमने पूरी की। तो उस छत्तीसगढ़ को मैं जिसके बारे में चर्चा कर रहा था कि इसका निर्माण इसलिए हुआ कि क्षेत्रीय संतुलन का शिकार था, गरीबी थी, लोगों के मन में छत्तीसगढ़ के विकास की ललक थी, और उसको पूरा करने का काम यदि किसी व्यक्ति ने किया है तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज्य का निर्माण किया। तो पहले धन्यवाद उनको दूंगा
कि आज छत्तीसगढ़ यदि विकास की यात्रा में आगे बढ़ रहा है तो उसका योगदान और क्रेडिट यदि किसी एक व्यक्ति को जाता है तो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिनकी कल्पना थी और ये राज्य का निर्माण हुआ। नहीं, उनको एक क्रेडिट और देना चाहिए। शायद आप लोग मेरे से सहमत हो। उन्होंने न केवल राज्य की कल्पना की, उसको बनाया, बल्कि अपने मंत्रिमंडल से एक हीरे को यहाँ पर भेजा। उनके मेरा सौभाग्य था कि छत्तीसगढ़ से मैं जब लोकसभा में पहली बार जीता, माननीय अटल जी के मंत्रिमंडल के गठन के पूर्व कुशाभाऊ ठाकरे, मुझे उस समय हमारे वरिष्ठ संगठन के वरिष्ठ थे कुशाभाऊ जी, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, अटल जी के पास ले गए और अटल जी ने उसी दिन मुझे कहा कि छत्तीसगढ़ से जीत के आए हो। मैं कहा छत्तीसगढ़ से जीत के, पहली बार जीत के आए हो। मैं कहा किससे लड़ के आए हो? मैं कहा मैं मोतीलाल वोरा जी के खिलाफ चुनाव जीत के आया हूँ। तो बड़े आश्चर्य किए, बोले वोरा जी के खिलाफ तुम चुनाव कैसे जीते? मैं कहा आपका ही नाम था इसलिए जीत गए। तो वो एक संयोग था और मंत्रिमंडल में स्थान मिला। जब छत्तीसगढ़ का निर्माण उन्होंने किया, उस समय लोकसभा में मैं भी था और जब घोषणा हुई आडवाणी जी के द्वारा, तो वो मुझे कुछ दिनों के बाद माननीय वेंकैया नायडू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने मुझे बुलाया आडवाणी जी के घर में और वहां कहा कि तुम केंद्र में मंत्री हो, अब ऐसा लगता है कि तुम्हें संगठन में काम करना चाहिए, तो तुम छत्तीसगढ़ में काम करना चाहते हो कि दिल्ली में मंत्री रहना चाहते हो? मैंने तुरंत ही जवाब दिया कि जो संगठन का निर्णय है आपने तय कर लिया है, तो मैं कहा आज ही मैं इस्तीफा देके वापस छत्तीसगढ़ जाता हूं। और मैंने उसी दिन निर्णय कर लिया कि मुझे छत्तीसगढ़ जाना है, मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो ये उस मंत्रिमंडल में एक अवसर मिला और मैं छत्तीसगढ़ आया, फिर छत्तीसगढ़ बनी। तो ये लेकिन जिस वोरा जी का आपने नाम लिया, वो भले ही आपने उनको पराजित किया, लेकिन वो भी आपके बारे में अच्छा कहते थे। अद्भुत आदमी थे। दिल्ली में हम लोग राजनीति में मैंने पूरे जीवन में जितने लोगों के साथ काम किया, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में हम लोग साथ में विधायक भी थे, मंत्री भी थे, वो राज्यपाल भी बने और मेरे राजनांदगांव के चूंकि लोकसभा के मेंबर थे। मैंने राजनीति में जितने लोग से मिला हूँ पक्ष विपक्ष के, वोरा जी से बेहतर आदमी, सभ्य आदमी, शिष्ट आदमी, सम्मान करने वाला आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन मेरा अनुभव रहा, अब तो भले नहीं है, विपक्ष मतलब हमारे दृष्टिकोण से कांग्रेस के थे और हम वैचारिक उनसे कभी सहमत नहीं थे। तो एक बार सिक्योरिटी चेक में हम थे और मेरा पीछे ध्यान नहीं था, तो उनको प्रोटोकॉल था, उनको लेकर जो लोग आए थे, लेकिन उन्होंने मेरा पूरी सिक्योरिटी चेक होने दी, पीछे से आए और फिर कहे कि मैं आपको देखता हूं, मैं आपका वैचारिक विरोधी हूं, लेकिन कोई हिम्मत के साथ बात करता है तो अच्छा लगता है। तो आज इसलिए जब अच्छे लोग होते हैं तो भले हमारे बीच हो ना हो, उनकी याद आती ही है। तो ऐसे लोगों ने भी आपके काम को सराहा और जो सपना लेकर आपने तब काम किया। मैं आपके बारे में इंप्रेस होने का एक कारण था, मैं दर्शकों को भी बता दूं। मैं कल रात हम अपने बसाया हुआ नया रायपुर देखने गए थे, तो पत्नी भी मेरे साथ आई है, तो मैं उनको कह रहा था कि मैं जब पहली बार यहाँ आया तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि आप वो जरूर देख के आइए, भले अभी खड़ा नहीं हुआ है पूरा, लेकिन आपको हमारा विजन पता चलेगा। तो हम तब वहां पर गए थे और देख के आए थे। आज और तब देख आज समझ में आता है कि आपने वो दूरदृष्टि रखी थी। मुझे वो एक किस्सा भी याद है कि जब कुछ गांव को उठाना था तो आपने उनको सीधे उठाने के बजाय पहले वैकल्पिक व्यवस्था करके ऐसे आकर्षक घर बनाए, जो लोग पहले तैयार नहीं हो रहे थे, जब आपने उनको घर दिखाए तो लोग स्वयं ही उधर जाने के लिए तैयार हुए। तो ऐसी कुछ चीजें हैं कि जो आपका एक विजन दिखाती है। ये नया रायपुर की कल्पना और सोच छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद हमारी दिक्कत ये थी कि छत्तीसगढ़ में जो आर्थिक स्थिति थी बहुत कमजोर थी। 6-7 हजार करोड़ के बजट से हमने यात्रा शुरू की। आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ मजबूत नहीं था और आज बढ़ते बढ़ते छत्तीसगढ़ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि 6,000-8,000 से 1,60,000 करोड़ के बजट में हम आ चुके हैं। और छत्तीसगढ़ के नया कैपिटल बनाने की कल्पना इसलिए हुई
कि जहां मुख्यमंत्री का सेक्रेटरिएट था, सचिवालय था, जहां मैं बैठा करता था, आज भी मुझे ख्याल है वो रायपुर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ करता था। और मैं जिस चेंबर में बैठता था, कक्ष में बैठता था, वो ऑपरेशन थिएटर था, माइनर ऑपरेशन थिएटर। तो वहां से आपने ऑपरेशन किया? वहां से मैंने राज्याधीश 2003 से शुरुआत की और फिर नए विधानसभा में आए तो छत्तीसगढ़ के। और आपका निवास भी शायद कलेक्टर निवास था क्या? कलेक्टर निवास था उस समय कलेक्टर निवास पे ही। तो ये छत्तीसगढ़ के निर्माण की प्रक्रिया चली और ये जो नया रायपुर बना है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने पूरा 1 घंटे घूमने के बाद बहुत सारे जो बहुमूल्य सुझाव आए थे वो मोदी जी के द्वारा आए थे कि क्या क्या कहाँ कर सकते हो। तो उनका विजन मैं बता रहा हूँ कि इतनी बढ़िया विजन। आज एक घटना याद आ रहा है कि 2018 में अम्बेडकर जयंती में माननीय नरेंद्र मोदी, चूंकि कल उनका जन्मदिन था, कल वो 75 साल के हो गए और 75 साल होने के उपलक्ष्य में एक घटना मुझे याद आ रही है कि वो 2018 में अम्बेडकर जयंती में छत्तीसगढ़ आए। छत्तीसगढ़ में बीजापुर दूरसंचार का हमारा बस्तर का जिला था, वहाँ एक कार्यक्रम हमने रखा था, आयुष्मान भारत के फेज 2 का उद्घाटन वहाँ पे लोकार्पण करना था। और बीजापुर में जांगला करके एक बस्ती है, जांगला में आए थे प्रधानमंत्री जी। तो वहाँ इसके फेज 2 का आयुष्मान भारत का लोकार्पण तो वहाँ पे हुआ, मगर एक कार्यक्रम हमने और जोड़ा था कि चरण पादुका वितरण का काम, महिलाओं को जूते देने का जो तेंदुपत्ता तोड़ती हैं। तो हम लोगों ने उस कार्यक्रम की शुरुआत की, मगर आप आश्चर्य करेंगे कि हम लोग डिब्बे में जूते दे रहे थे तो प्रधानमंत्री जी ने वो डिब्बा बुलाया, जूता खोला, महिला को बुलाए और अपने हाथों से बैठकर उनके पैर में जूते पहनाए। ये है प्रधानमंत्री जी की ऊंचाई, उनकी सोच, आदिवासी महिलाओं के प्रति सम्मान, कि माताओं के प्रति क्या सम्मान भाव हो सकता है। वो उस दिन हमने देखा कि व्यक्ति दिखते जरूर है कि प्रधानमंत्री है, कठोर है, मगर उनके अंदर उतनी ही विनम्रता है, उतना ही बड़कपन है, वो झुककर उनके पैरों में जूते पहनाए। तो ये घटना आज भी हम सबको ख्याल है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनके पीएम रहते इस राज्य को विशेष प्रेम भी मिला है, जैसे आपने कहा कि 6000 करोड़ से लेके 1,60,000 करोड़, तो ये तो बहुत बड़ी छलांग है। उनका लगातार मेरा सौभाग्य ये रहा कि 2003 से 18 की यात्रा में मुझे 3 प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का मौका मिला। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम करने का अवसर मिला, मनमोहन सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला और तीसरा माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ। ये 15 साल की यात्रा में 3 प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का मौका मिला। और मैं आज ये याद करके कह सकता हूं कि सबसे बड़ा अनुभव जो रहा वो नरेंद्र मोदी जी के साथ रहा। और जो दूरदृष्टि, जो सोच और जो विचार मोदी जी के हैं, वो एक आधुनिक भारत और आधुनिक राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में लगे हैं। उनका विजन आने वाले 2047 का विजन है। और जब वो बोलते हैं कि हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तो हम लोग भी कल्पना करते हैं कि 2047 आते आते छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के 3 विकसित राज्य श्रेणी में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर होगा। ये कल्पना है। देखिए, ये कल्पना नहीं करेंगे, आशा नहीं रखेंगे तो कैसे फिर उसकी पूर्ण होगी। और इसलिए ऐसा विजन आप जानने जाते हैं। इसके लिए आजकल आप विधानसभा के अध्यक्ष है और वहां पर भी पेपरलेस विधानसभा तकनीक और बहुत कुछ कर रहे हैं। नए विधानसभा में जा रहे हैं, तो अब इस नए युग में एआई का जो युग है, और हम विधानसभा में जाने के पहले 1 नवंबर को प्रवेश उसका लोकार्पण हो जाएगा। पेपरलेस हमारा पूरा का पूरा नया मंत्रिमंडल बनेगा, ग्रीन रहेगा, इको फ्रेंडली रहेगा, सोलर एनर्जी का पूरा उपयोग रहेगा, 30% उसमें हरियाली भी रहेगी। और सारे विधानसभा की प्रक्रिया वो सारे ऑनलाइन रहेंगे, यानी क्वेश्चन भी भेजना है तो किसी को हाथ से लिख के क्वेश्चन भेजने की जरूरत नहीं है, अपने गांव से ही लिखकर प्रश्न भेज सकता है, पूरी प्रक्रिया में भाग ले सकता है और उनको जवाब भी
ऑनलाइन वहां पे उपलब्ध, मतलब उसको राजधानी आने की जरूरत नहीं। लैपटॉप पे उसको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी और लाइब्रेरी से सीधा कनेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश के समय और विदर्भ में जब हम थे उस समय से लेकर अभी तक की विधानसभा की जितनी भी जानकारी वो लेना चाहे ऑनलाइन उसके लिए उपलब्ध करेंगे। तो एक प्रकार से इस नए विधानसभा में बेहतर सुविधा के साथ हम जा रहे हैं। आपने यहाँ एम्स भी लाया और बाकी भी एजुकेशन क्षेत्र में भी काम किया, तो लोग तब कहते थे कि क्या यहाँ बड़े बड़े शिक्षण संस्थान लाके क्या करेंगे, रोजगार तो है नहीं। लेकिन आज उनको महत्व समझ में आ रहा है कि तब जो आपने लाए तो आज यहाँ के बच्चे न्यूयॉर्क में भी मिलते हैं, शिकागो में भी मिलते हैं। मुझे पिछले दिनों एक गोंजो में भी मिला था, वो भी यहाँ का था। तो ये जो दृष्टिकोण था, क्या आपको लगता है कि वो सही दिशा में अभी चल रहा है या कुछ उसमें गति कम ज्यादा हुई है? नहीं, ये हायर एजुकेशन से जुड़ना और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान को छत्तीसगढ़ में लाना, ये बड़ा लक्ष्य था। आज आईआईटी भी है, क्योंकि लोगों को तो आईआईटी और आईटीआई में फर्क ही नहीं पता फर्क नहीं है। लोगों को समझ नहीं आता था कि आईटी क्या है और आईआईटी क्या है। तो आईआईटी आया, फिर ट्रिपल आईटी आया, एम्स आया, ये नेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ पे आया। तो जितने राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं वो आपको मैं बताऊं, ये राष्ट्रीय संस्थान तो देश में पहचान बना ही रहे हैं। आईआईएम भी हमारे पास है छत्तीसगढ़ में। मगर मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का जो बेसिक कमी थी हमारे एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 मेडिकल कॉलेज थे, आज 14 मेडिकल कॉलेज हो गए। एक नर्सिंग कॉलेज था, 84 नर्सिंग कॉलेज हो गया। 40,000 नए स्कूल का निर्माण हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर। उनके भवन के निर्माण का काम हुआ। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में एक उत्साह का वातावरण बना और लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो जो ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो सपना 2000 में देखा था, आपको लग रहा है कि वो उस दिशा में जा रहा है या उसमें अभी कुछ और करने की जरूरत है? 2000 में और 2003 में या जिस सपने को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, वो छत्तीसगढ़ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और सभी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जहां 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी, आज 1,59,000 मीट्रिक टन धान खरीदी हो रही है। आज किसानों को सिर्फ पैडी के प्रोक्योरमेंट से 30,000 करोड़ कैश उनके खाते में ट्रांसफर हो रहा है। सॉरी, बिल्कुल पानी हाँ बिल्कुल। और हम विधानसभा से थोड़ा निकल गए थे क्योंकि विधानसभा पर भी मेरे पास 5-6 सवाल थे। आप लोगों के पास भी होंगे ना? सवाल पूछना चाहेंगे? कौन कौन पूछना चाहता है, ताकि अगले व्यक्ति माइक की व्यवस्था वहां करे। मैं ये राउंड भी आप लोगों के पास हमारे सवाल समाप्त होने के बाद लेकर जाने वाला हूं। हाँ, चलिए पूछिए। नहीं, वो बाद में लेते हैं। एक आप जो बोल रहे थे उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। विकास के 2000 के आपने जो प्रश्न किया था, उस कल्पना को साकार करने के लिए जो हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की जो पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी का असर दिख रहा है। अब छत्तीसगढ़ में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, सड़कों, ये हालत थी छत्तीसगढ़ में कि राज्य निर्माण के साथ छत्तीसगढ़ का नेशनल हाईवे, यानी मैं हर सभा में बोलता हूं कि मिट्टी का नेशनल हाईवे यदि कहीं था तो छत्तीसगढ़ में था। आज 45,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है। आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर की स्थिति ये थी कि 3,000 मेगावाट का उत्पादन होता, आज 22,000 मेगावाट की पावर के उत्पादन में हम आ चुके हैं। तो ये जो छत्तीसगढ़, नहीं, मुझे याद है, मैं आपको जब पहली बार मिलने आया तो इस शहर में केवल एक होटल था और उस एक OB 3 स्टार होटल था, एक ही होटल था। और आज हम देखते हैं तो जब सर्च करती है तो पता चलता है कि सारे नेशनल इंटरनेशनल जितने ब्रांड है वो रायपुर में आज आ चुके हैं। ये जो वीडियो डाला थोड़ी देर पहले कि सभागार कॉन्क्लेव के लिए तैयार है, तो लोगों ने नीचे कमेंट किया ये भारत मंडपम लग रहा है। तो मतलब ये इस शहर में इतना बदलाव हुआ है, ये तो विजन से ही संभव होता है।
कुछ प्रश्न भी ले लेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप विधानसभा में आपका जो विजन चल रहा है उसके बारे में बताएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी नया विधानसभा का भवन जो मिलने जा रहा है और मोदी जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं, तो उसमें और क्या नया प्रयोग आप करने जा रहे हैं? नए विधानसभा भविष्य का विधानसभा है छत्तीसगढ़ के आने वाले 100 साल के लिए। उस पे हमने विधायकों के लिए और जो कैपेसिटी हमने बनाई है, आने वाले समय में 200 विधायक संख्या बढ़ते तक, अभी 90 विधायक हैं, वो 200 संख्या तक विधायक वहां बैठ सकते हैं। 500 लोगों का ऑडिटोरियम वहां पे बना हुआ है और सारी चीज जितने भी सुविधाएं विधायकों के लिए मिल सकती है वो सारे उनके लिए आईटी से जोड़ के उनको सुविधा उपलब्ध कराई है, ताकि हर विधायक सीधे विधानसभा से जुड़ सके, वहां के लाइब्रेरी से जुड़ सके, वहां के अधिकारियों से सीधी बात कर सके। तो ये आधुनिक नए युग का विधानसभा होगा। और मुझे लगता है आपके पॉलिटिकल कनेक्शन का भी विधानसभा को फायदा मिला कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एक ही स्पीकर के कार्यकाल में इतने सारे लोग आ गए। ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरवशाली क्षण था और छत्तीसगढ़ की जनता का एक आकर्षण भी था। माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ पे आए, उपराष्ट्रपति जी आए और अब प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा के लिए गौरवशाली क्षण होगा कि राज्योत्सव जो छत्तीसगढ़ निर्माण की स्थापना का अवसर मना रहे हैं, उस राज्योत्सव में माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई प्रश्न पूछना चाहता है वहां से शुरू कर सकते हैं। हाँ, उधर से शुरू करिए। हाँ, शॉर्ट में प्रश्न हो, हाँ, उनके बाद इधर लाना। हाँ, पूछिए। माइक, थोड़ा माइक चालू कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। हाँ, तब तक दूसरा माइक से शुरू करो, जो है इधर से दे दो। हाँ, स्मारिका इधर दे दो, ये पास में है, ये पूछना चाहते हैं, उधर माइक चालू होने तक यहाँ से पूछे। हाँ, पूछिए। जी माननीय महोदय, आपसे मैं कम शब्दों में इतना ही पूछना चाहता हूं कि हिंदुत्व की सरकार है और ट्रिपल इंजन सरकार है, तो धर्मावलंबी लोग और गौ माता के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई जा रही हैं वो धरातल पे आज तक 2.5 साल हो गए और पिछली सरकार आपकी 15 साल सरकारें रही, उस पे क्यों ऐसा संघर्ष जूझना पड़ रहा है उन धर्म कार्यकर्ताओं को और गौ सेवकों को? नहीं, छत्तीसगढ़ में बहुत स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में पहले दिन से ही हम लोगों ने गौ माता के संवर्धन के लिए, उनके लिए गौशाला के हिसाब से लगातार काम किया। बाद में सरकार बदली, सरकार ने नीति बदली, गौठान बनाया, पर वो काम नहीं हुआ। अब विष्णुदेव साय जी के आने के बाद, नई सरकार बनने के बाद उन्होंने गौ सेवा आयोग का पुनर्गठन भी कर दिया है। अब जितने भी गौशालाएं हैं जहां पे आज गाय रखी जा रही है, उसको व्यवस्थापन के लिए सरकार ने फंड भी बढ़ाया है, अधिकारियों को उसके लिए सतर्क भी किया है और खास तौर से गौ तस्करी रोकने के लिए सभी एसपी, कलेक्टर और नीचे स्तर के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश है कि इसमें सख्ती के साथ कार्रवाई करें, गाड़ियों को राजसात करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वैचारिक बात होगी ही, क्योंकि आपका संगठन विचार के आधार पर बना है, आपकी सरकार भी विचार के आधार पर बनी है, तो स्वाभाविक है ऐसे प्रश्न लोगों के बीच में आना। तो इस विचार की पूर्तता की दिशा में और क्या क्या हो रहा है? नियम हम कठोर करते जा रहे हैं और उस पर बड़ी ज्यादा से ज्यादा उस पर कठोर कार्रवाई हो, गाड़ी को राजसात करें और इस प्रकार के लोगों के खिलाफ नीचे स्तर में जो वहाँ के डीएम हैं और एसपी है, उनको निर्देशित किया गया है कठोरता से। हाँ, नहीं, केवल इसी बात में नहीं कह रहा हूं मैं, अन्य भी वैचारिक जो विषय हैं, मतलब कि गाय ही नहीं, ओवरऑल। नहीं, वैचारिक विषय पे हमारी योजना और जो प्रधानमंत्री जी कार्य योजना है उसका 100% क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ कर रहा है। ट्रैवल डेवलपमेंट का, महिलाओं के उन्नति के लिए, विकास के लिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तरह की योजना है, ऐसी योजना है जो प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप स्कीम है,
उस योजना को प्रायोरिटी में हम आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप रजत जयंती मनाने जा रहे हैं तो इसमें लंबे समय तक आपकी सरकार रही है, तो स्वाभाविकता उस वैचारिक सपने की पूर्तता भी इस राज्य में हो, ऐसा सभी चाहेंगे ही। बिल्कुल, राज्य की स्थिति तो ये थी, मैंने आपको उदाहरण दिया कि राज्य में कुपोषण के शिकार थे। यहाँ का IMR, यहाँ का MMR, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण, और ये सारी चुनौतियां इस राज्य के सामने थी। आते ही हमने पहली योजना शुरू की छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना। गरीबों को 1 रुपया किलो चावल देने के लिए 58 लाख परिवारों को हमने, उस योजना ने तो आपको चावल वाले बाबा बना दिया दुनिया में। उसमें नमक भी दिया, उसमें चना भी दिया। कौशल उन्नयन का, रोजगार के इस प्रश्न में कौशल उन्नयन के मामले में हमने कानून बनाया, स्किल अपग्रेडेशन के लिए कानून बनाया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्किल से जोड़ने का काम करा। हर डिस्ट्रिक्ट में कौशल उन्नयन के लिए ब्लॉक स्तर में हमने योजना बना के काम किया। तो ये काम है जो लंबे समय तक काम आते हैं। गरीबों के जीवन में परिवर्तन हो, किसानों के जीवन में परिवर्तन हो, धान खरीदी की व्यवस्था हुई, धान पे समुचित रूप से पूरे धान खरीदी की व्यवस्था हुई। आज 1,56,000 लाख मीट्रिक टन धान 30,000 करोड़ का किसानों को खरीद रहे हैं। ये हिंदुस्तान में अपने आप में रिकॉर्ड है कि ऐसी व्यवस्था जो किसानों के लिए हो रहा है वो छत्तीसगढ़ कर रहा है, उसका उदाहरण दिया जाता है। अभी आप आए तो आपने दिलीप सिंह जुदेव जी का नाम लिया। जब प्रबल जी मिले तो वो धर्मांतरण के विषय पर काम करते थे जी। और अभी भी इस राज्य में विदेशी शक्तियां, वो तो दुनिया भर में सक्रिय है ही, वो अपना धर्मांतरण का काम करेगी ही, लेकिन अभी भी इस राज्य में वो सक्रिय है, तो उसको रोकने के लिए क्या आपकी सरकार करने जा रही है? देखिए, ये इस बीमारी को धर्मांतरण, और खास तौर से ये धर्मांतरण वो बस्तर हो या सरगुजा हो या रिमोट एरिया में, ट्राइबल एरिया में काफी बड़े स्तर में धर्मांतरण का शिकार रहा है 50-100 सालों में। अब जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती है, ये धर्मांतरण के खिलाफ अच्छे से मुहिम चलता है और अधिकारियों को भी निर्देश रहते हैं। अभी घर वापसी का एक अभियान जो जुदेव जी ने शुरू किया था, उसका अद्भुत असर पड़ा था पूरे छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल। और आज भी उसी तर्ज में उस काम को आगे बढ़ाने के लिए जसपुर से लेकर अन्य क्षेत्रों में घर वापसी का अभियान निश्चित रूप से हो रहा है और जुदेव जी के परिवार के हमारे वरिष्ठ लोग उसमें लगे हुए हैं। बिल्कुल। कुछ ऑनलाइन प्रश्न लेते हैं अभी ऑनलाइन, क्योंकि लाइव चल रहा है तो स्ट्रीमिंग पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सदन में प्रश्न ज्यादा पूछे जाए, विधायकों को ज्यादा प्रश्न पूछने का अवसर मिले, इसके लिए आपने क्या व्यवस्था निर्माण की है? लोकतंत्र में सबसे जरूरी है कि कोई वेल में चला गया और स्पीकर के सामने खड़ा हो गया तो वो अपने आप दिन भर के लिए निष्कासित हो जाता है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट। हाँ, और उसके लिए मार्शल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको कोई उठा के ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम स्वयं अपने आप उसको वो बाहर चले जाते हैं और दिन भर के लिए निष्कासित हो मतलब उसको खुद ही पता है कि अब मैं जब ये करने जा रहा हूं तो इसके बाद मैं नहीं रहूंगा, मैं निष्कासित हो जाऊंगा। तो ये एक व्यवस्था छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने वर्षों से बना के रखी है और उस व्यवस्था को हम कायम रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में शायद ऐसा भारत में यही है, अकेली विधानसभा है। इस विधानसभा में और दूसरे प्रयोग हमने किए। नक्सल मुद्दा था, जिस नक्सल मुद्दा में बोलने से थोड़ा विधायक संकोच करता है, खासतौर से नक्सल इफेक्टेड क्षेत्र के लोग, उसके लिए हमने एक व्यवस्था बनाई कि ऐसे क्षेत्र के समस्याओं को उठाने के लिए नक्सल चर्चा पर हमने क्लोज डोर मीटिंग की। पत्रकारों को, मीडिया को नहीं रखा, सिर्फ हमारे विधायक बैठे, दरवाजे बंद किए गए, अधिकारियों को भी नहीं रखा और करीब 10-12 घंटे की चर्चा हुई। क्लोज डोर मीटिंग से वो सब बातें आ गई खुल के जो नक्सल समस्या के निराकरण के लिए हम कर सकते थे और उसका असर हुआ, कार्य योजना बनाने में मदद मिली। तो ये प्रयोग छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने किया। नक्सल हिंदुस्तान से समाप्त होने की बात हो और अमित शाह जी का नाम न, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने गरजते हुए कहा था कि ये इसको हम समाप्त करेंगे और डेडलाइन दी थी और अभी करीब समाप्त कर दिया है, लास्ट ऑपरेशन चल रहा है। तो अमित शाह जी के इस गर्जना का संकल्प का उपयोग
इस समाप्ति में हुआ? उन्होंने कहा है मार्च 2026 तक न केवल छत्तीसगढ़ से बल्कि देश से नक्सलियों का समूल निराकरण हो जाएगा, नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। ये अमित शाह जी ने समय भी दिया है और छत्तीसगढ़ सरकार और अन्य सरकारें इस पे काम कर रही है। मैं इस पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से ऑपरेशन चल रहे हैं, जिस प्रकार पुलिस कार्रवाई हो रही है, जिस प्रकार यहाँ के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी और यहाँ के फोर्सेस काम कर रही है, ये स्पष्ट हो चुका है कि मार्च 2026 आते आते छत्तीसगढ़ से और देश से नक्सलवाद समाप्त होगा। ये अमित शाह जी ने जो कार्य योजना बनाई है 100% सफल होगा, मैं आपको आज बोल सकता हूं। बिल्कुल, चलिए, आपके साथ तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, इतना अनुभव है, इतना आपका काम है, लेकिन इस व्यस्तता में भी आपने समय निकाला, आप यहाँ आए। हम एक प्रयोग आपके साथ करेंगे जो आज मुझे लगता है कि घोषित करना चाहिए। आपको बिना पूछे यही पूछ लेता हूं, क्योंकि आप वरिष्ठतम स्पीकर है पूरे देश में, अध्यक्ष है लोकसभा विधानसभा के, तो कोई डेमोक्रेटिक कॉन्क्लेव अपन करते हैं। जब आपकी विधानसभा शुरू हो जाएगी, नए सदन में आप चले जाएंगे, तो देश भर के नए विधायकों को और पुराने विधायकों को बुलाकर एक कॉन्क्लेव अपन रायपुर में आपके अध्यक्षता में करेंगे। नहीं, बहुत अच्छी योजना बना रहे हैं आप, उसमें जो भी मदद होगा मैं करूंगा आपको। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत थैंक यू। आभार आपका आने। थैंक यू सर।